रूस और नाटो देशों में टेंशन के बीच ये बड़ी खबर सामने आई। रूसी बॉम्बर्स ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी है और 2 Tu-22M3 रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में ये बॉम्बर्स रहे। Su-30 और Su-27 फाइटर जेट ने स्कॉट किया इन बॉम्बर्स को। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस ने कुर्स्क में MI हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की है। यूक्रेनी सेना पर भीषण गोलीबारी की गई। Mi-28NM हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रूस ने कुर्स्क में MI हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर जो गोलीबारी की है और अपने इलाके को छुड़ाने की लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है रूस, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इधर कुर्स्क के बॉर्डर इलाके में रूस का ड्रोन हमला, यूक्रेनी ड्रोन पर घात लगाकर हमला किया। ड्रोन हमले में यूक्रेनी सैनिकों का ठिकाना तबाह हो गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया की सेना पर बड़ा हमला हुआ। नॉर्थ कोरिया के 50 सैनिकों की मौत की खबर है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के 47 सैनिक जख्मी हुए हैं। कुछ ऐसा लगातार ये खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे रूस की तरफ से कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के हजारों की संख्या में सैनिक उतारे गए हैं। और अब ये खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। जो ताज़ा हमला हुआ कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया की सेना पर यूक्रेन की तरफ से, इसमें 50 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत हो गई, 47 सैनिक घायल हो गए। और देखिए एक और बड़ी खबर, दुश्मन सेना पर रूसी टैंकों की जबरदस्त गोलीबारी। आगे बढ़ते सैनिकों की मदद के लिए गोलीबारी की गई। सैनिकों की मदद में जुटे बुराटिया के रूसी टैंक, यूक्रेन जंग में हमलावर रूसी यूनिट की मदद की गई। और एक और बड़ी खबर, खार्कोव में रूस ने ड्रोन से हमला किया। माइंस बिछा रहे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया। रूसी हमले से यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये देखिए आप। और इस बीच बड़ी खबर, न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मौत से जुड़ी हुई है। इगोर किरिलोव की मौत का बदला लेगा रूस। पुतिन ने मॉस्को में की हाई प्रोफाइल मीटिंग की पर भयंकर पलटवार की तैयारी। बम धमाके में हुई है जनरल इगोर किरिलोव की मौत। तो जनरल इगोर किरिलोव की मौत के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी गुस्से में हैं। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। रूस के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कह दिया है कि अब यूक्रेन के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इधर मॉस्को ने यूक्रेन पर कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए उसे युद्ध अपराध का दोषी करार दिया और कहा कि कीव को इसकी सजा मिलेगी। इगोर की हत्या की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है। जनरल इगोर रूस के अंदर मारे जाने वाले सबसे बड़े सैन्य अधिकारी। तो आखिर यूक्रेन ने केमिकल अटैक का बदला कैसे लिया, इस पर और ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं रवि।
जी हां, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इगोर किरिलोव को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर मारा गया है। इसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने पूरी प्लानिंग के साथ रूस के न्यूक्लियर चीफ की हत्या करवा दी। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने किरिलोव के खिलाफ केमिकल अटैक का मुकदमा शुरू किया था। यूक्रेन का आरोप है कि किरिलोव के ऑर्डर पर रूस ने यूक्रेन पर 4800 से ज्यादा केमिकल हमले किए। रूस के केमिकल हमलों में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। मई में अमेरिका ने भी रूस पर केमिकल हमलों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। ब्रिटेन और कनाडा ने भी किरिलोव को अपने देशों में बैन कर दिया था। किरिलोव पिछले 4 महीने में दुश्मनों का शिकार होने वाले तीसरे बड़े रूसी फौजी अधिकारी हैं। और आप देखिए, एक हफ्ते में पुतिन की सेना के 3 अहम कमांडर्स को मार दिया गया और इसके पीछे यूक्रेन और नाटो देशों के एजेंट के हाथ होने का आरोप लगा है। कल क्या हुआ? कल रूस के परमाणु फोर्सेस के कमांडर इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। कमांडर के घर के बाहर एक स्कूटर में 200 ग्राम TNT विस्फोटक लगाया गया और इस धमाके में किरिलोव के असिस्टेंट की भी जान चली गई। किरिलोव की हत्या से पहले रूस के 2 और कमांडर्स की भी हत्या कर दी गई। 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के POW जेलर सरगई येवसुखोव की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 12 दिसंबर की बात करें तो मॉस्को में रूस के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिखाइल शात्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरह से लगातार यूक्रेन की तरफ से जो बदला है वो लिया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरह से किरिलोव की हत्या की गई और यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की हत्या की गई जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की तरफ से ली गई है, क्या लग रहा है कि क्या इसका जो रिटेलिएशन है वो बहुत ही बड़ा होगा, गंभीर परिणाम होंगे? बिल्कुल, देखिए, रूस की तरफ से चाहे वो क्रेमलिन हो या फिर विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, उन सब ने ये कहा है कि इसमें पश्चिमी देश की साजिश है और यूक्रेन की एजेंसियों ने पश्चिमी देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बात यह है कि बीते 3 साल के दरमियान इंडिविजुअल असैसिनेशन के तौर पर यूक्रेन ने जिस तरह से बहुत से लोगों को टारगेट किया, जिसमें ये सबसे हाईएस्ट रैंक के ऑफिशियल्स हैं। लेकिन पिछले दिनों भी अगर आपको याद होगा, जैसे दुगिन की बेटी मारी गई थी, खिरसौन के गवर्नर मारे गए थे और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, जिसको रूस आतंकी हमला करार देता है। इसके विपरीत रूस की तरफ से इंडिविजुअल असैसिनेशन नहीं किया जाता है। ये दावा किया जाता है कि अगर रूस चाहेगा तो जेलेंस्की को मार सकते हैं या फिर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ या पॉलिटिकल किसी भी लीडरशिप को मार सकता है, लेकिन वो नहीं मारता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह के असैसिनेशन के बाद हालात बदलेंगे और फिर यूक्रेन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, उनको इंडिविजुअली टारगेट किया जा सकता है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ मनीष। रूसी टैंकर वोल्गो नेफ्ट से आपात संदेश आया है। रूसी टैंकर में 4000 टन तेल मौजूद है और रूस का एक तेल टैंकर डूब चुका है और ये दूसरी बुरी खबर है रूस के लिए अगर इस लिहाज से देखें तो। वोल्गो नेफ्ट से आपात संदेश आया है और रूसी टैंकर में 4000 लीटर ऑयल है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रूस ने यार्स मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। कहा है कि यार्स न्यूक्लियर मिसाइलें रास्ते में हैं, चिंता ना करें, अभी ये सिर्फ अभ्यास है। रूस की तरफ से ये देखिए, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, इसकी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है और कहा है कि यार्स मिसाइल रास्ते में है। क्या इंडिकेशन है, अपने आप में बड़ा सवाल। और यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर गिराए बम, ड्रोन से रूसी ठिकानों पर बमबारी की है। कहा खार्किव रीजन में रात में शिकार किया। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को धमकी दी है। कहा रूसियों को उनकी जगह भेज देंगे, सर्दियां शांति से गुजारेंगे रूसी सैनिक। और इस बीच नाटो ने बढ़ाई यूक्रेन की सैन्य मदद। पश्चिमी देशों से समन्वय में जुटा नाटो ने सैनिकों को ट्रेनिंग की कमान भी संभाली है। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है रूस यूक्रेन जंग में नाटो अब बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। नाटो ने यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाई है। पश्चिमी सैन्य सहायता के समन्वय की जिम्मेदारी ली गई है। यूक्रेन को हथियारों की
सुव्यवस्थित डिलीवरी की गई है। सुरक्षा सहायता और सैनिकों की ट्रेनिंग में मदद। इसके अलावा जर्मनी के विस्बाडेन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर केंद्र, नेटो सेंटर में लगभग 700 सैन्य कर्मी शामिल हैं। यूक्रेन को मिलने वाली मदद के समन्वय की जिम्मेदारी ली गई है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरह से नेटो की तरफ से और सैन्य सहायता को बढ़ाया जा रहा है, क्या माना जाए कि नेटो भी अब पूरी तरह से चाहता है कि ये जो युद्ध है, क्योंकि कहा जा रहा था कि युद्ध को अंतिम दौर में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इशारे कुछ और बोल रहे हैं। देखिए, 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने में चाहे यूक्रेन जो करना चाहे वो कर ले, नेटो जो करना चाहे वो कर ले, क्योंकि 1 महीने के बाद पता नहीं नेटो भी रहेगा या नहीं, वो ट्रम्प डिसाइड करेंगे। और इसीलिए बाइडेन को लगता है कि इस 1 महीने में वो जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखा दे। और हो सकता है कि हालात इतने खराब कर दिया जाए कि ट्रम्प को रिश्ते सुधारने में ही 4 साल बीत जाए। तो कुल मिलाकर यही कहानी चल रही है और इसीलिए रूस भी इसको करीब से नजर रख रहा है। रूस की तरफ से आप यार्ड्स मिसाइल ही अगर दिखा रहे हैं तो कहानी बस इतनी है कि वो दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन साथ ही रूस एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रहा है कि 1 महीने के बाद देखते हैं ट्रम्प के आने से क्या होता है। अगर ट्रम्प के आने के बाद हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर रूस अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल करेगा, वरना अब तक जो कुछ हो रहा है इसको किसी तरह से 1 महीने और टाला जाए। जी, शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। दुनिया में कई मोर्चों पर जारी जंग के बीच कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक नजर में आपको बताते हैं कि किसने अभी तक क्या कहा है। ट्रंप ने क्या कहा, ये देखिए। पुतिन से डील करने को तैयार रहें ज़ेलेंस्की, ये ट्रंप का डायरेक्ट मैसेज है। अमेरिका ने कहा है कि रूसी शीर्ष जनरल की हत्या में शामिल नहीं है। जर्मनी ने क्या बयान दिया है, वो अपने शांति सैनिकों को यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है, लेकिन रूस की सहमति पर ही ऐसा होगा। यूक्रेन की तरफ से क्या रिएक्शन है? 31 दिसंबर के बाद रूसी गैस की सप्लाई होने दी जाएगी। यूक्रेन से होकर ही पश्चिमी देशों को रूसी गैस की सप्लाई होती है। तो ये तमाम बयान आए हैं अलग अलग देशों की तरफ से। और देखिए, इस बीच ईरान से जुड़ी खबर। ईरान के शेखरी एयरबेस पर देखा रूसी कार्गो विमान। रूस का AN-124 कार्गो विमान नजर आया है। शेखरी एयर बेस पर Su-35 फाइटर जेट की ट्रेनिंग और ईरान को Su-35 फाइटर जेट दे रहा है रूस। रूसी कार्गो में नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स की संभावना है। तो देखिए, खबर सीरिया के वॉर जोन से ही है। दक्षिणी सीरिया में पहुंची इजरायल की सेना। IDF का बड़ा सैन्य काफिला गुजरा है। सैन्य काफिले में टैंक और बुलडोजर भी शामिल हैं। यरमौक बेसिन क्षेत्र से गुजरा है सैन्य काफिला। तो IDF की यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स, जो इजरायल की सेना है, वो सीरिया में लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मकसद साफ है, बड़े से बड़ा जो इलाका है, ज्यादा से ज्यादा जो इलाका है, वहां पर कैसे सीरिया में कब्जा जमाना है। और एक बढ़त पानी, और उसके बाद यह माना जा रहा है कि अगला जो टारगेट होगा वो सीरिया पर पूरी तरह से काबू पा लेने के बाद ईरान होने वाला है। और इसी तरफ ये जो जंग है वो रुख करती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं सीरिया की, जहां पर टैंक्स इजरायल के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सीरिया में सैन्य ऑपरेशन पर इजरायली पीएम का ऐलान सामने आया है। 2025 के अंत तक सीरिया में रहेगी इजरायली सेना। नेतन्याहू ने माउंट हरमन पर IDF कमांडर से ये कहा है, यानी कि एक डेडलाइन तय कर दी गई है। 2025 के अंत तक सीरिया में इजरायल की सेना मौजूद रहे। तो सीरिया में अपने एयरबेस को खाली कर रहा है रूस। खमीम एयरबेस की बात की जाए तो यहां से सैन्य उपकरण हटाए गए हैं रूस की तरफ से। टाटस नौसैनिक अड्डे पर पहुंचाने की अब संभावना है। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं, और इसमें 2 तस्वीर सीरिया के खमीम, ये देखिए आप, खमीम एयरबेस की है, जो कि 15 दिसंबर की है। वहां से सैन्य उपकरण हटाकर रूस के कब्जे वाले टाटस पोर्ट पर ले जाया जा रहा है। टाटस पोर्ट की ये तस्वीरें 17 दिसंबर की है। तो आप देखिए, टाटस जो कि पहले से सैन्य अड्डा है, वहां पर अब जो खमीम एयरबेस है वहां से पैकिंग की गई है। साजो सामान वहां से पैक करके अब किस तरह से टाटस की तरफ रुख किया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं। यानी कि रूस अपनी जो तैनाती है उसको अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर भारत और चीन के बीच बातचीत के नए अध्याय की। NSA अजीत डोभाल और
चीन के विदेश मंत्री के बीच होगी बातचीत। बीजिंग में होगी विशेष प्रतिनिधि बातचीत। बैठक में उठेगा बॉर्डर विवाद का मुद्दा। 5 साल के बाद भारत चीन के बीच सीधी बातचीत। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिहाज से। 5 साल के बाद ये डायरेक्ट टॉक्स दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हो रही है। लगातार जो बैठकें हुई हैं अलग अलग मंचों पर, उसके बाद ये एक बड़ा डेवलपमेंट है दोनों देशों के संबंधों को लेकर। और गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन से भारत सीधी बात करने जा रहा है। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल इस बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे। और देखिए इस बैठक की बड़ी बातें क्या है ये आपको हम फटाफट बता देते हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं तो भारत और चीन की सीधी बातचीत है। 5 साल के बाद ये सीधी बातचीत हो रही है। और आप देखिए बड़ी बातें आपके सामने। 2020 आपको याद होगा जब गलवान झड़प हुई थी। गलवान झड़प के बाद पहली बार ऐसा है जब भारत और चीन के बीच सीधी बातचीत हो रही है 1-to-1। दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में विशेष प्रतिनिधियों की जो बात है वो इससे पहले हुई थी, यानी कि वो आखिरी लम्हा था जब डायरेक्ट बातचीत हुई थी। 23 अक्टूबर को रूसी शहर कजान में मिले थे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग, लेकिन वो रूस में जो मुलाकात है वो हुई थी। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब सीधी जो बातचीत है वो चीन में होने वाली है। बॉर्डर विवाद हल करने के लिए बैठक का जो फैसला है वो लिया गया है भारत और चीन के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात के बाद बॉर्डर पर जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी, डिसएंगेजमेंट किया गया और वो एक पहला स्टेप माना गया था। दोनों पक्ष बॉर्डर एरिया में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर अब चर्चा करेंगे कैसे इस पर और आगे बढ़ना है। बॉर्डर से जुड़े मुद्दों का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने की भी इस बातचीत में कोशिश होगी।